आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या यूरोप कभी अमेरिका की तरह एक देश बन सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये बात इन दिनों ज़ोर शोर से उठ रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें यूरोप के 27 देश एक नक्शे में दिख रहे हैं, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा है ये, या इसके पीछे कोई असली सोच भी है? तो चलिए आज इसी को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाती हूँ। ये आइडिया आया कहाँ से, क्यों यूरोप के देश इस बारे में सोच रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये संभव है? कहानी की शुरुआत बहुत पुरानी है। साल 1946 की बात है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, शहर बर्बाद, लाखों लोग मारे गए और देश टूट चुके थे। उस समय ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने पहली बार कहा कि यूरोप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चर्चिल का कहना था कि अगर यूरोप के देश फिर से अमन चैन से रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ आना होगा। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, चर्चिल खुद ब्रिटेन को इस ढांचे का पूरा हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। वो ब्रिटेन को एक संरक्षक की तरह देखते थे जो बाहर से मदद करे, लेकिन खुद पूरी तरह शामिल ना हो। अब सवाल ये था कि क्या यूरोप के देश सच में साथ आ सकते हैं? आखिर फ्रांस और जर्मनी जैसे देश तो सदियों से एक दूसरे से लड़ते आए थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ कदम उठाए गए। 1950 के दशक में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। इसमें फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने दुश्मन साथ आ गए। दोनों ने अपना कोयला और स्टील एक साथ शेयर करने की सहमति दी। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हथियार बनते थे। फिर 1957 में रोम ट्रीटी हुई। इससे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। इसका मतलब था कि अब यूरोप के देशों के बीच एक साझा बाजार बनेगा। लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे, सामान की खरीद बिक्री आसान हो जाएगी। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, यूरो करेंसी। आज लगभग 20 यूरोपीय देश एक ही करेंसी यूरो का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे यूरोप में ऐसे ढांचे बने जो लगभग एक देश जैसे दिखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट है, जहां सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। यूरोपियन कोर्ट है, जो कई मामलों में देशों की अदालतों से ऊपर फैसले लेती है। शेंगन एग्रीमेंट की वजह से लोग बिना पासपोर्ट दिखाए यूरोप के कई देशों में घूम सकते हैं। बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं होती। जैसे भारत में आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ठीक वैसे ही। तो सवाल उठता है कि अगर इतना कुछ हो चुका है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप क्यों नहीं बन जाता? आखिर अड़चन कहाँ आ रही है? 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब यूरोप के देशों को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी सुरक्षा के लिए वो अमेरिका पर कितने निर्भर हैं। नाटो पर खर्च को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ने लगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि यूरोप के देश अपनी रक्षा पर खर्च नहीं करते और अमेरिका पर टिके रहते हैं। अब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये बहस फिर से शुरू हो गई है। ट्रंप की नीतियां साफ हैं, यूरोप को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा। इसी बीच यूरोप के नेता बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं। वो नाटो के विकल्प खोजने की कोशिश में हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या यूरोप को खुद की एक मजबूत सेना बनानी चाहिए, और अगर ऐसा करना है तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का आइडिया फिर से काम आ सकता है? आइडिया सुनने में जितना अच्छा लगता है, असलियत में इसके रास्ते में उतनी ही बड़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रेक्सिट है। ब्रिटेन ने 2016 में वोट करके यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फैसला किया।
उनका कहना था कि ब्रसेल्स यानी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर उनके कानूनों में, इमिग्रेशन पॉलिसी में और अदालतों में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। उन्हें लगा कि वो अपने देश के लिए खुद फैसले नहीं ले पा रहा, इसलिए उन्होंने EU को अलविदा कह दिया। एक और एग्जाम्पल ग्रीस और जर्मनी का है। कुछ साल पहले ग्रीस आर्थिक तौर पर बहुत बुरे हाल में था, उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। जर्मनी ने मदद की, लेकिन बदले में उसने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शर्तें रख दी। ग्रीस को लगा कि जर्मनी उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। वहीं जर्मनी के लोगों का सवाल था कि हम अपने टैक्स के पैसों से ग्रीस की गलतियों की कीमत क्यों चुकाएं। ये तनाव आज भी बना हुआ है। हंगरी की सरकार कई बार यूरोपियन यूनियन से भिड़ चुकी है, खासकर जुडिशरी और मीडिया की आज़ादी जैसे मुद्दों पर। हंगरी के नेताओं को लगता है कि ब्रसेल्स उनकी राष्ट्रीय पहचान पर हमला कर रहा है। वो कहते हैं कि हम अपने देश में जो चाहें करें, ये हमारा अधिकार है। 2005 में एक बड़ा प्रयास हुआ, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसमें सभी देशों के लिए एक साझा संविधान बनाने की कोशिश थी, लेकिन जब कुछ देशों में जनमत संग्रह कराया गया तो लोगों ने इसे खारिज कर दिया। संदेश साफ था कि हम अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहते, और ब्रिटेन तो शुरू से खुद को इस आइडिया से बाहर रखता है। वहाँ यूरो नहीं बल्कि पाउंड चलता है। वो अब शेंगन एग्रीमेंट का भी हिस्सा नहीं है। अब एक दिलचस्प सवाल ये है कि अगर अमेरिका एक देश बन सका तो यूरोप क्यों नहीं बन सकता? आखिर वहाँ भी तो अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका 18th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनीज से बना था। वो सब एक साथ एक ही दुश्मन यानी ब्रिटेन से लड़े थे। उन्होंने शुरू से ही मिलकर एक संविधान बनाया, एक साझा भाषा थी इंग्लिश, और एक साझा सपना था। लेकिन यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देश हज़ारों साल पुराने हैं। इनकी अपनी गहरी जड़ें हैं। हर देश की अपनी भाषा है और हर भाषा के साथ एक बेहद समृद्ध इतिहास और संस्कृति जुड़ी है। अमेरिका में शुरू से ही तय था कि कौन सी पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी और कौन सी स्टेट्स के पास, लेकिन यूरोप में आज तक ऐसा कोई साफ ढांचा नहीं बन पाया है। हर देश अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत संवेदनशील है। सच तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनना बेहद मुश्किल दिख रहा है। कम से कम अभी के हालात में तो ये नहीं होने वाला। यूरोप के देश आर्थिक तौर पर साथ आ गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक होना बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ब्रुसेल्स उसके देश के बारे में फैसले ले, और ब्रेक्सिट ने तो साफ कर दिया कि अगर किसी देश को लगा कि बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हो रही है तो वो बाहर निकल सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को एहसास हुआ है कि उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए मजबूत होना होगा। अमेरिका पर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। तो शायद रक्षा और विदेश नीति के मामले में यूरोप और करीब आए, लेकिन एक कंप्लीट पॉलिटिकल यूनियन बनना ये अभी दूर की बात लगती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप एक दिलचस्प सोच ज़रूर है। विंस्टन चर्चिल ने 1946 में जो सपना देखा था वो आज भी अधूरा है। यूरोप ने एक साथ आने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। यूरो करेंसी, खुले बॉर्डर्स, साझा संस्थाएं, ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन पूरी तरह से एक देश बनना ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि देश सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं होता। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का कोई मैप देखें तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी और कॉम्प्लिकेटेड बहस है, और शायद ये बहस आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी।